ओके सो हाय एवरीवन। तो आज उन दो मॉड्यूल्स की बात करते हैं जिनका स्कोरिंग क्राइटेरिया इस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। तो डू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस बेस पे मार्किंग होती है राइटिंग और स्पीकिंग की। और शायद यही दो मॉड्यूल्स वो वाले हैं जिनके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑफलाइन इन क्लास कोचिंग के लिए जाते हैं, जो कि मैं पहले से ही आपको सजेस्ट करता आ रहा हूँ, पहले भी कई बार किया है कि आइल्स के लिए ज़रूरत नहीं है वो कोचिंग की। अगर आपको इंग्लिश की ट्यूशन्स कहीं से चाहिए तो आप अच्छा इंग्लिश का टीचर देख के इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन आइल्स स्पेसिफिकली सिर्फ एक पैटर्न है। अगर आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो और बेसिक इंग्लिश आपको आती है तो यू आर गुड टू गो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो आइल्स की क्लासेस से तो मेरे ख्याल से 1/3 या 1/4 के प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। और जो आइल्स का पैटर्न है और जिस हिसाब से आपको वो सारे मॉड्यूल्स अटेम्प्ट करने हैं वो आपको E2 आइल्स जो चैनल है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है वो, मैं इसलिए ये चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 साल पहले भी इसी चैनल से तैयारी की थी, अब भी इसी चैनल से तैयारी की है, जिसके कारण राइटिंग में मेरा बैंड स्कोर है 7 और स्पीकिंग में मेरा बैंड स्कोर आया इस बार 7.5। ये ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, जितना मैं टारगेट एम करके रखा हुआ था मैंने अपने लिए उससे भी थोड़ा कम है। और वो कम इसलिए है, वो जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी है वो उनको पता होगा, लेकिन इसको मैं एक्सक्यूज लेके नहीं चल रहा। मैंने कुछ लेजिट गलतियां की थी या कुछ चीजें मिसिंग रह गई थी मेरी तैयारी में जिसके कारण मेरा बैंड स्कोर कम आया, तो वो गलतियां मैं आज आपसे शेयर करूंगा। राइटिंग के केस में मेरे ख्याल से वो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस बार मिसिंग था जनरल आइल्स के टाइम, जो एकेडमिक में एक प्लस पॉइंट था मेरे पास, लेकिन इस बार वो फैक्टर मिसिंग होने के कारण मेरी एक्सपेक्टेशन से कम स्कोर आया। और स्पीकिंग में भी मेरी जो गलतियां थी वो सारी डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं। इसमें सीधी सी बात है, जो स्कोरिंग रूब्रिक है राइटिंग का वो अभी आपके स्क्रीन पे है, और इन सभी में अच्छा स्कोर पाने के लिए मेरे ख्याल से जो एक फैक्टर जो आपको मुझे हर आइल्स एस्पिरेंट को कंसिडर करना चाहिए वो है मेमोराइज द सेंटेंसेस। मेमोराइज एनीथिंग। आपके पास कोई मैगजीन है, कोई अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि एकेडमिक के टाइम जब मैंने आइल्स दिया था तो ऑब्वियसली वो अभी रिसेंटली मैंने एग्जाम्स दिए थे और मैं पढ़ाता भी था, तो उसके कारण बहुत सारे सेंटेंसेस से मैं गो थ्रू होता रहता था ऑन अ डेली बेसिस। और मेरे ख्याल से वो एक जो फैक्टर था जो सेंटेंसेस मेमोराइज करने थे वो यहाँ कनाडा आके तो हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ याद नहीं किया जब से आए हैं। तो इसीलिए लिखते हुए मुझे भी लगा कि जो वर्ड्स मेरे दिमाग में जितने आने चाहिए थे वो दिमाग में आ नहीं रहे। स्पेलिंग्स में मुझे कई बार डाउट आ रहा था कि क्या ये सही स्पेलिंग है, क्योंकि वो वर्ड को पढ़े हुए इतना टाइम हो गया। तो अगर आप अपनी होम कंट्री में हो और अभी आप एग्जाम्स देने वाले हो तो यूज इट टू योर एडवांटेज कि जितना ज्यादा हो सके सेंटेंसेस को मेमोराइज करने की कोशिश करो। और मेमोराइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि वहां पे लिख के आना उसको एज इट इज मेमोराइज करके वहां पे लिख दो ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप चीजों को अच्छे से याद रखोगे तो आपको वर्ड्स याद रहेंगे, आपको वोकैबुलरी याद रहेगी, आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे स्ट्रक्चर करने हैं वो सेंटेंसेस एज इट इज याद रहेंगे। ऑब्वियसली उस फ्रेमवर्क का यूज करके, जो आपको याद करने के कारण फ्रेमवर्क याद रह गया, उसका यूज करके अपने आप थॉट्स को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो राइटिंग के टेस्ट में। अगर आप 1-2 आर्टिकल्स भी या 1-2 पेजेस भी अच्छे से याद कर लोगे ना किसी अच्छी मैगजीन से, अच्छे न्यूज़पेपर से या अच्छी अपनी बुक से भी, तो आपको सफिशिएंट वर्ड्स, सफिशिएंट वोकैब, सफिशिएंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको वैसे मिल जाएंगी और वो किसी ना किसी तरीके से आप यूज करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। जितना भी आपका स्कोर आने वाला है उससे आधा एक बैंड तो ज्यादा आराम से आ जाएगा, सिर्फ अगर आप 2 पेज मेमोराइज कर लो। और इसके अलावा मैं राइटिंग की कोई खास बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं या बता सकता हूं उससे कहीं ज्यादा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा आपको E2 आइल्स के चैनल पे मिल जाएगा। अगेन इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आप इसको गुरु दक्षिणा समझ सकते हो क्योंकि मैंने भी सारा जो भी सीखा था राइटिंग से पहले वो यहीं से सीखा था। और अगर आप कनाडा में और जनरल आइल्स की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे आपको कुछ मेमोराइज करने के लिए मटेरियल चाहिए तो आई वुड रिकमेंड ये मैगजीन। मैकलीन्स की अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कुछ $6 में मिल जाएगा और आपके घर में पहुंच जाएगी। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड, ये जस्ट मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। पिछली वीडियो रीडिंग की थी, उसमें भी जो सोर्स था तैयारी का वो भी मैंने आपको शायद बताना भूल गया। ये अमेजोन से आपको बुक मिल जाएगी, दर्शन सिंह टारगेट 9 की। इसमें 15 जनरल ट्रेनिंग के रीडिंग टेस्ट्स हैं। इंडिया में तो बहुत सारा मटेरियल आप प्रिंट भी करवा सकते हो, सारा कुछ इधर उधर से मिल जाएगा आपको। कनाडा में हो तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बुक, जिसमें 15 टेस्ट एक साथ दिए हुए हैं सिर्फ रीडिंग के और कुछ नहीं है बीच में, और लास्ट में कुछ 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स भी हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड, ना मैंने कोई एफिलिएट लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी, आप आराम से अमेजोन पे जाके इसको चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्पीकिंग की। 3 साल पहले जो एकेडमिक आइल्स दिया था उसमें मेरा स्कोर था 8 स्पीकिंग में, और इस बार स्कोर है 7.5, मतलब आधा बैंड कम हो गया। मतलब स्पीकिंग जो टेक्निकली एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आने के बाद इंप्रूव होनी चाहिए थी, वो टेक्निकली ऑन पेपर्स वो आधा बैंड कम हो गया उसमें मुझे लगता है मेरे तीन जो गलतियां थी, 3 रीजंस थे जिसके कारण मैं शायद 8 स्कोर कर सकता था, लेकिन ये 3
बिल्कुल माइनर सी गलतियां जो मैं बड़े, उसका इंग्लिश के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका बस टेस्ट डे पे आप क्या कर रहे हो उसके साथ लेना देना है। तो ये 3 चीज़ें मत करना। तो जितने भी इंग्लिश आपको आती है ना, वो बस वहाँ पे बोल आओ तो आपके अच्छे खासे स्कोर आ जाएंगे अगर आप ये 3 चीज़ें अवॉइड कर दोगे। सो नंबर 1, पहले तो अपनी नींद पूरी करके जाओ, अच्छे से सो के अपने दिमाग को रेस्ट दो, रिलैक्स्ड होना चाहिए माइंड, बिल्कुल भी मतलब फ्रेश हो के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाओ। फिर जो दूसरी मिस्टेक मैंने की जो मुझे लगता है वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझे पूछा, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ये था कि आपकी जॉब क्या है, क्या करते हो, कौन सी इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, तो वो बड़ा, एक तो मैंने फास्ट और लेंथी आंसर्स पहले राउंड में देने की कोशिश की जो कि गलत है। उनको मतलब एग्जामिनर को 2-3 बार मुझे इंटरप्ट करना पड़ गया था। उसके चाहे मार्क्स कटे हो ना कटे हो, लेकिन जो शुरू में एक फास्ट बोलने के कारण एक ना फ्लुएंसी का पैटर्न सेट हो जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ जी ये वाला जो कैंडिडेट है ये इतना फ्लुएंट है, इतनी इसकी स्पीड है बोलने की। तो अगर मैं बीच में थोड़ा रुकूंगा या कोई वर्ड सोचने की कोशिश करूंगा या कोई थॉट कोई दिमाग में आ नहीं रहा तो थोड़ा पॉज ले लूंगा, तो रिलेटिव टू माई नेचुरल स्पीच जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गई एग्जामिनर के माइंड में, उनको तो ऐसा लगेगा ना कि इनके कैंडिडेट के माइंड में जी कोई वर्ड नहीं आ रहा या वोकैबुलरी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कैंडिडेट, उसका फिर जो पेनल्टी पड़नी है 3 सेकंड का पॉज मैंने मेरे ख्याल से 2 बार ले लिया था। और ये मेरे आइल्स के रिजल्ट में जो ऑनलाइन रिजल्ट अगर आप देखो तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लिखी आती है, वहाँ पे भी लिखा है कि कैंडिडेट वाज ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स ऐसे ऐसे। मैं चलो ठीक है, ये मतलब मेरे ख्याल से अगर आप पहले ही स्लो बोलना शुरू करो तो बोलते बोलते ही आपको वर्ड्स ढूंढने का टाइम मिल जाएगा, तो आपको अलग से पॉज नहीं लेना पड़ेगा। सो स्पीक स्लोली। स्लो बोलने के मार्क्स नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन पॉज ले लिया फास्ट बोलते बोलते अगर अचानक स्लो हो गए और पॉज ले लिया तो मार्क्स कटेंगे। अब बात करते हैं तीसरी गलती, थर्ड मिस्टेक की, और ये है क्यू कार्ड से रिलेटेड। क्यू कार्ड जिनको जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं स्पीकिंग, उनको बता दूं कि 3 राउंड्स होते हैं। पहले में आपका इंट्रोडक्शन होता है, थोड़े बहुत इजी 1-2 लाइनों के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें। दूसरा राउंड जो होता है वो क्यू कार्ड का होता है। आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, उसमें एक टॉपिक लिखा होगा कि बताओ जी आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है। उस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे कि मेमोरी कहाँ थी, कब थी, किसके साथ थी, ऐसे कुछ 3 क्वेश्चंस होंगे, और लास्ट में एक हो सकता है स्टेटमेंट भी हो। तो उसके अराउंड आपको तकरीबन 2 मिनट तक बोलना है और आपको 1 मिनट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। और 1 मिनट का जो प्रिपरेशन टाइम है बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैंने उसमें बस हेडिंग्स लिख दी कि एग्जामिनर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है मेरे से, जिन हेडिंग्स के बारे में मैंने बात करनी है सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए, वो सिर्फ हेडिंग्स लिख दी कि हाँ ये अगर मैं भूलूंगा तो हेडिंग देख के मुझे याद आ जाएगा, हाँ इस बारे में बोलना, तो मैं बोल दूंगा। तो मैंने 2 मिनट तक बोलना शुरू किया, और 2 मिनट से पहले आपको रुकना नहीं है, एग्जामिनर आपको खुद रोकेगा। अगर आप पहले रुक गए तो उसकी भी पेनल्टी है, उसके भी बैंड कम होंगे फिर। तो मेरे केस में मैं बोलता तो गया, मैं आपको टॉपिक बताता हूँ मेरा क्या था। मोस्ट मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड इन रिसेंट टाइम्स। तो मैंने बताया कि मेरा ब्रदर जो अभी कोऑप की वाली जॉब ढूंढ रहा है, उसने मेरे से इंटरव्यू के बारे में कुछ पूछा था कि इंटरव्यू है मेरा मंडे को या कैसे करना है। तो वो कॉन्वर्सेशन मैंने की थी, एंड दैट वाज द मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन आई रिसेंटली हैड। उसमें अब टेक्निकली अब ये मेरी गलती नहीं है, बट मैंने सिर्फ उसी इंटरव्यू के बारे में बात की, 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए कि किसके साथ थी, कब थी, क्यों मेमोरेबल थी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि जब आप एक ही चीज में के बारे में बात करोगे, वो सारा जो आप 2 मिनट तक बोल रहे हो वो एक ही टेंस में होगा। मतलब अगर मैंने 2 दिन पहले बात की है तो सारा कुछ पास्ट टेंस में होगा ना, कि आई स्पोक टू हिम अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स ही शुड एक्चुअली फॉलो टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ वेल मैनर्ड वे इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर, या जो भी है सारा कुछ पास्ट टेंस में होगा और एक ही टॉपिक के अराउंड होगा। तो एक तो मैं अपनी ग्रामर को अच्छे से ग्रामर का शो ऑफ नहीं कर पा रहा। तो इस केस में कोशिश करो कि आप एक तो बहुत पहले की कोई बात, पास्ट की बात, प्रेजेंट की बात, कि राइट नाउ आई एम आल्सो हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू एंड इट इज गोइंग टू बी मेमोरेबल, एंड डाउन द लाइन आफ्टर 10-15 years आई एम गोइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद माय किड्स अबाउट द फ्यूचर करियर ऑप्शंस, या जो भी। कहने का मतलब जो ग्रामर है उसको जितना ज़्यादा आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल जैसे भी सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं उसको जितना ब्रॉड वे में शो करोगे 2 मिनट के अंदर अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके एक्चुअली 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपनी ब्रॉड रेंज ऑफ ग्रामर शो करोगे, और दूसरा कि अगर आप बाय चांस एक स्टोरी आपकी छोटी पढ़ भी गई 2 मिनट से पहले, या 40-50 सेकंड में ख़त्म हो गई है, तो आपके पास अब प्रेजेंट की स्टोरी है, एक फ्यूचर की इमेजिनरी स्टोरी भी, आप उसमें भी टाइम निकाल सकते हो, 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। और इस बारे में अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी चाहिए तो E2 IELTS चैनल पे स्पीकिंग की जो वीडियोस हैं उसमें स्ट्रक्चर डिस्कस किया भी गया। मैंने एकेडमिक में ये चीज़ फॉलो की थी, तब 8 बैंड्स आए थे। इस बार मैंने सिर्फ एक ही बात पे 2 मिनट बोलता गया, तो इसमें 7.5 हैं। मुझे प्रिसाइजली नहीं पता उसी के कारण है, बट दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न। शायद ये कम बैंड आने का रीज़न नहीं है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा रेंज ऑफ ग्रामर यूज़ करता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करता, अच्छी और वोकैबुलरी के 4-5 वर्ड्स अंदर डालने की कोशिश करता, तो शायद और बैंड्स आ जाते। सो दैट्स इट। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करनी चाहिए, एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।